अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम तबादला ख्याल और मैं आपका होस्ट मोहम्मद इलियास राना पेशे खिदमत। नाज़रीन, मेरा प्रोग्राम तबादला ख्याल मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ़ मेहमान के साथ होता है और आज का मेरा जो प्रोग्राम है स्पेशली ज़राअत पे है और स्पेशली किसानों के लिए है, किसानों पे नहीं है। चूँकि किसी भी तरक्याती ममालिक में शामिल होने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके किसान मजबूत हों। मेरा किसान मजबूत, मेरा पंजाब मजबूत, मेरा पाकिस्तान मजबूत। आज मेरे स्टूडियो में मैंने जिनको दावत दी है वो किसी तारुफ के ज़राअत में मोहताज नहीं हैं। मेरा मतलब जी डॉक्टर जाहिद इकबाल शेख साहब हैं जी। आपने PhD साइंस में की और आपने MBA फिनांस किया और साथ LLB भी किया। ये तो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे कि ये दोनों चीज़ें अपोजिट क्यों हैं। ये जो मौजू है ना जी किसान, ये मेरे बड़े दिल की बात है। ये डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ये जो किसानों के मसाइल हैं, ये जो मामलात हैं, ये किस तरफ लेके जा रही है गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया राणा साहब। मैं आपका और आपके दोस्तों से कोहनूर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अहम मौजू के ऊपर मुझे यहाँ दावत दी और मुझे खुशी इस बात की होती है कि किसानों की आवाज़ में आज कोहनूर चैनल भी शामिल हो गया। बिल्कुल। तो हमारे इतने मैं हमेशा बात करता होता हूँ कि अपने जो साहिब लोग हैं ये कि यार 24 घंटे हम सियासत पे प्रोग्राम करते हैं, 1 घंटा अगर हम प्रोग्राम अपना 24 घंटों में से रोटी के ऊपर कर लें तो मैं कहता हूँ कि वो कितनी बड़ी बात होगी। ये खिदमत भी है, खिदमत है सर। और इसके तवज्जो से वो लोग जिनको डिप्राइव्ड हैं सोसाइटी में, तो मैं समझता हूँ किसानों के लिए आज आपने इसके लिए आवाज़ बने हैं। मैं आपके एक वंस अगेन आपके चैनल का आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अल्लाह आपको जज़ा दे और किसानों की आवाज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए आप मुझे जहाँ बुलाएंगे मैं हाज़िर हूँ। तो क्योंकि रोटी आजकल का मसला है, तो हमने इसी मसले के लिए जो ना जनाब इकट्ठे होना है। बड़ी कंट्रीब्यूशन है ये आपकी, इतनी टफ शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला, बल्कि मेरी पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार। बहुत शुक्रिया राणा साहब, जज़ाकल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मामलात ज़िंदगी हैं, जो जिस तरह से किसानों के मामलात हैं, किसानों के मसाइल हैं, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि आप आम लोगों से ज़्यादा समझते हैं। डॉक्टर साहब, किसानों से आज मेरी बहुत लंबी चौड़ी उनसे डिस्कशन भी हुई। जो मामलात आए दिन यहाँ पे आप कह लें किसान इकट्ठे होकर एहतजाज करते नज़र आते हैं। आप लिटरली यकीन करें, बहुत सारे किसान अपने गांव छोड़ के ज़मीनें बेचकर शहरों में माइग्रेट किए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो किसानों की बातें हैं कि हम लोग 6 महीने मेहनत करते हैं, बच्चों की तरह फसल को पालते हैं, बच्चों की तरह फसल को पालते हैं, अपनी नींद हराम करके, अपने सारे मामला, ना कपड़े देखते हैं ना जिस्म को देखते हैं, और रातों को उठ के सुबह पता नहीं 24 घंटे उसकी तरफ लगे होते हैं। इतनी मेहनत करके जब वो इसकी बजाई करते हैं, फिर कभी उस पर कोई कीड़ा पड़ गया, कभी कोई बीमारी लग गई, कभी कोई मसाइल, कभी कोई मसाइल, उस सारी कश्मकश में लड़ते 6 महीने गुजर जाते हैं। फिर 6 महीने बाद जब उसकी कटाई की बारी आती है, फिर उस अपनी फसल को लेके जब वो मंडियों तक उसको बेचने के लिए आते हैं, जब उनको उनका वो मुआवजा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, वो हक नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, तो इस पे पहले तो मुझे बताएं आपका क्या कहना है कि क्यों इस तरह से ये चल रहा है, क्यों जुल्म हो रहा है। हाँ, राणा साहब बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया है जी। इस वक्त जो पूरी दुनिया में और पर्टिकुलर पाकिस्तान में जो हमारे फार्मर को 2 बड़े मसले हैं जी। एक मसला तो क्लाइमेट का है, ठीक है। जैसे आपने भी तस्करा किया, वो बीज लेके आया, उसने अपनी ज़मीन की तैयारी की, बीज को उसने उसकी सोइंग की, उसके बाद उसने उसको हर उसकी वीडीसाइड पेस्टिसाइड किया, उसके बाद उसने बीच में अपनी लेबल लगाई। खुदा न खास्ता जब फसल पकी हो तो मौसम ऐसा हो गया कि वो जनाब उस पर बारिश होगी, जैसे वीट की है, तो वो उसकी तो वो सारी की सारी मेहनत जो है वो नकारत हो गई, ज़ाया हो गई।
ये एक मसला तो ये है, ये कुदरत के हाथ में कुदरती मामलात है, ठीक है। दूसरा जो आपने मसला बताया वो मार्केटिंग का है, वो हमारे हाथ में है और बल्कि वो मसला हमारा ही पैदा करता है। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि फार्मर को जो मार्केट हैजर्ड्स है उससे बचाया जाए। वो हैजर्ड्स क्या हैं? मसलन सपोज आजकल प्याज की कीमत 200 या 250 रुपये किलो चली गई, अगली साल क्या होगा? अगली फसल पे तमाम एक फार्मर दूसरों कहेगा जनाब मैंने तो 1 एकड़ से 20 लाख कमाया है, ये 10 लाख कमाया, सारे के सारे प्याज जो है ना उसकी बिजाई कर देंगे। उससे क्या होगा? सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी, वही प्याज जो 250 रुपये था अगली मरतबा हो सकता है 10 रुपये किलो भी ना बिके। ठीक है। इसके लिए जो बेहतरीन हल है वो मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पे चाहिए कि क्रॉप की जोनिंग कर दे। जोनिंग क्या है? मैं आपको बता, ये कॉन्सेप्ट ये है, पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हमने अपने फार्मर को जो ये मार्केट का हैजर्ड है इससे बचाया जाए। वो जोनिंग क्या है कि आप स्पेसिफाई करें पूरे मुल्क में कि ये एरिया आपके लिए शुगर केन के लिए होगा, अच्छा ये एरिया आपके लिए गंदम के लिए होगा। आप अपनी नीड की असेसमेंट करें कि पाकिस्तान को हर साल कितने शुगर केन की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है, हर साल कितनी गंदम की ज़रूरत है, हर साल हमें कितना सिट्रस चाहिए, हर साल हमें कितना मैंगो चाहिए, हमें कॉटन कितनी चाहिए। एक तो अपनी पहले नीड असेसमेंट करने के बाद उसके लिए ज़मीन और क्लाइमेट के उसके मुताबिक उसकी जोनिंग कर दी। इसमें क्या होगा? सबसे उसका फ़ायदा तो ये होगा कि जो मार्केट के अंदर सरप्लस उसकी ईल्ड आ जाती है, प्रोड्यूस आ जाती है, वो नहीं आएगी, वो उतनी की आएगी जितने के लोगों की डिमांड है। उसका एक जो प्राइस है वो स्टेबल रहेगा थ्रू आउट द ईयर। एक बात। दूसरा जोनिंग का क्या फ़ायदा होगा कि जो आपके पेस्ट हैं, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारी जो कॉटन क्रॉप है, जो हमारी कॉटन क्रॉप को सबसे ज़्यादा डैमेज किया सफ़ेद मक्खी ने। अच्छा, ठीक है। अब सफ़ेद मक्खी जो है आपकी कॉटन जब क्रॉप ख़त्म हो जाती है तो उसी के लोग टमाटर बीज लेते हैं, उसी में कोई और सब्जी बीज ली, वो जो है सफ़ेद मक्खी उसका बाकी पीरियड जो अपने अल्टरनेट होस्ट की तरफ चली जाती है। मतलब इसमें अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। अब वो जब अल्टरनेट होस्ट की तरफ चली जाती है तो वो उसका साइकिल डिस्टर्ब नहीं होता। जब उसका साइकिल हम नहीं तोड़ते तो वो अगले साल फिर जब कॉटन होती है उस पर चली जाती है और हमारी कॉटन की जो वो तबाही फिरी है वो लीफ पर वायरस की वजह से, तो उसका जो बेसिक वेक्टर है ये जो उसको करती है वो आपकी सफ़ेद मक्खी है। तो अगर हम उसकी प्रॉपर जोनिंग कर दी जाए, हम उसका अल्टरनेट होस्ट भी ख़त्म हो जाएगा और वो हमारे किसान को उसकी कीमत भी ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तीसरा ये होगा कि हम फिर देखें कि हमारे पास अगर जो एम्पल क्रॉप किस की हो सकती, जैसे सिट्रस है, मैंगो है, हमारी लोकल खपत के बाद हम उसको एक्सपोर्ट कर दिए जाए। बिल्कुल ठीक है। तो उससे क्या होगा? जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो एक हमारा ज़र मुबादला आएगा, दूसरा हमारा किसान खुशहाल होगा। चौथा इसमें हमें काम ये करने की ज़रूरत है कि जो मिडल मैन का रोल है ना उसको कम से कम, ये बड़ी अहम बात है, जहाँ किसानों का भी, मैं इस पे ये कहना मुश्किल नहीं है या ये कहना इस पे कोई वो आवाज़ारी वाली बात नहीं है कि ये किसानों का कत्लेआम भी है, सच्ची जो बात मैं बस। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा जो मेरा आपसे सवाल है कि हुकूमत को अगर छोड़ें, किसान अपना बेचारे रोते हैं, आप जैसे जितने डॉक्टर साहबान हैं जिनकी रिसर्च है माशाल्लाह, जिनकी बहुत तालीम, जिन्होंने पढ़ा ही सारा कुछ इसके लिए है, ये भी एक अहम तरीन जज्ब है इसके लिए, ज़राअत के लिए, तो हुकूमत को कौन से इक़दामात करने चाहिए अच्छी फसल हासिल करने के लिए या अच्छी सब्जियां या अच्छे फल हासिल करने के लिए? इसकी सब एक तो बात ये है कि हुकूमत को चाहिए, देखिए जी, हमारा जो जब तक आप अपने छोटे फार्मर को अपलिफ्ट ना करेंगे जी, उस वक्त तक जो है, क्योंकि हमारी नस्ल दर नस्ल हमारी डिवीजन ऑफ लैंड होती चली जा रही है। अगर किसी के दादा के पास फर्क करें 100 एकड़ थी तो उसके 4 बेटे हैं तो उनके पास 25-25 एकड़ चली गई, आगे उनके 4 बेटे हैं तो और डिवाइड हो गए, 10-10 एकड़ है। बिल्कुल सही, ठीक है ना, हमारी लैंड डिवाइड हो रही है। अब जब आप देखें
जब डिवीजन ऑफ लैंड आपकी इतनी तेज़ी के साथ हो रही है, उसमें आप ना तो कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ आए। अच्छा, ये क्या है जी? इसमें ये है कि आप फार्मर के 10-20 फार्मर को आप उनकी एक अपना सोसाइटी बनाएं। अच्छा, ठीक है। उसमें फर्क करें, एक फार्मर के पास 10 एकड़ लैंड है, ठीक है। अगर 20 फार्मर हो गए तो उनके पास 200 एकड़ लैंड 200 एकड़ होगी। अब 200 एकड़ लैंड के ऊपर आपको एक तो चीज सस्ती मिलेगी, बिल्कुल। वो क्योंकि इंग्लिश का एक फिक्र है कि फार्मर बाय इन रिटेल एंड सोल्ड इन बल्क होलसेल एंड पे द फ्रेट फ्रॉम द बोथ साइड। इसका मतलब यह है कि फार्मर दुनिया की वो कम्युनिटी है, वो बेचारा मजलूम इंसान है कि जो हमेशा रिटेल के अंदर खरीदता है, 1-10 बोरी 5 बोरी उसको कोई डिस्काउंट नहीं देता, बिल्कुल। लेकिन जब वो बेचता है तो वो थोक में बेच रहा है। वो अपने अगर 10 एकड़ है तो कहेगा यार 50 एकड़, 10 एकड़ में अगर एक में 50 एकड़ हुई तो अब वो मैं 500 माउंट जो है वो बेचेगा तो थोक में उससे वैसे कम रेट लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि थोक में डिस्काउंट बिल्कुल होता है। और बेचारा क्या करता है, दोनों तरफ का किराया पे करता है। जब खाद लेके आ रहा है तो यही पे कर रहा है, जब ये मंडी तक लेके जा रहा है तो फिर भी यही पे कर रहा है। उसमें ये है कि अब ये देखें कि वो दोनों तरफ का किराया पे कर रहा है। जी बिल्कुल। वो बेचारा वो है जिसे हर कोई बंदा अपनी जेबें भर रहा है, बिल्कुल। तो उसकी जेब खाली हो रही है, बिल्कुल, ठीक है। वो मार्केट के अंदर लेके जा रहा है, मंडी में अपनी लेके जा रहा है, तो उससे कोई 10 रुपए किलो चीज ले रहा है। वो जो आड़ती उससे ले रहा है वो अपना मुनाफा रख रहा है, ठीक है। आड़ती आगे किसी को दे रहा है वो अपना मुनाफा रख रहा है। उस फार्मर वो कितने घरों का पेट पाल रहा है और उस बेचारे को आप कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये इशू है, आप जितना मिडल मैन का रोल इसके अंदर से खत्म करते जाएंगे उतने फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती चली जाएगी। हाँ, ये भी तो देखें, ये बड़ी डॉक्टर साहब, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती है कि जब गवर्नमेंट ने जो अपने एजेंट्स जो हैं वो बनाए हैं कि भाई आप जाके लोगों से बाय करो चीज़ों को, जब गवर्नमेंट ने, तो प्राइवेट लोगों का एज एजेंट काम करना ये भी एक माफिया है ना। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो प्राइवेट एजेंट्स हैं, जो प्राइवेट मिडल मैन हैं, उनको जितना खत्म किया जाएगा हुकूमत को भी उतना फायदा होगा और डायरेक्ट नजर भी आएगा और किसानों को भी उतना फायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि किसानों के लिए कि किस तरह से किसानों के लिए आसानियां की जा सकती हैं कर्जा हासिल करने में। हाँ, ये देखें जी, ये तो बड़ा अच्छा है। इसमें हमारे लिए किसानों को पता नहीं होता, उनको इतने चक्कर लगते हैं, वो बेचारे बात का फेड अप हो जाते हैं, यार ये पता नहीं मैं केड़े मुसीबत ही पे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहले ये है कि जब 1973 का एक्ट बना एग्रीकल्चर का, तो उसमें उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया पासबुक का कॉन्सेप्ट, ज़री पासबुक। अच्छा, ठीक है। इसका बेसिक काम यही था कि किसानों को इसके साथ झंझट से बचाना है। ठीक है। वो रजिस्ट्री लाए, रजिस्ट्री के बाद ये लेके आए, उसमें आप वो किसान अपनी जिसकी वो छोटी एक जो बुक बनती थी, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी होती है, एक पिंक कलर होता है, जी ग्रीन कलर, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो डाकखाने से इशू हो जाती है, 50 अभी भी है जी, अभी भी है, बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड। 50 रुपए इसकी प्राइस होती है। ये जो उनकी शिकायतें हैं किसानों की कि जी पटवारी ही हमारी जान नहीं छोड़ते। जी हाँ, पटवारियों के पास जाते हैं, वो जानबूझ के कभी कहते हैं जी ये कागज़ ख़त्म है नहीं है, कभी कहते हैं ये ख़त्म है, कभी कुछ कहते हैं। तो अगर ये जो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट है, ये जो ई सिस्टम को मुतारफ़ कराने जा रही है, आपका कहने का मकसद है कि ये जो किसानों के लिए और आसानी हो जाएगी और उससे इसकी जान छूट जाएगी और फास्ट लेन में ये जो कर्जे की वाला मामला है, ये असेसमेंट है, ये और जल्दी हो जाएगा। जो जल्द देखें जी, एक तो उसकी असेसमेंट जल्दी हो जाएगी जी, नंबर 2 प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगी, बिल्कुल। नंबर 3 उसकी पटवारी कल्चर से जान छोड़ जाएगी। वहाँ वो बेचारा जाता है, पता लगता है जी पटवारी तहसीलदार के पास गया हुआ है, वो आया नहीं, वो छुट्टी पे है, वो जनाब वो बात का कोई मैल प्रैक्टिसेस भी हमें लोग कहते हैं जी हमें पैसे देने पड़ते हैं, ये तमाम चीज़ों से उसकी जान छूट जाएगी। ये तो बड़ा डॉक्टर साहब आप बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। नाज़रीन, ये डॉक्टर साहब जो बातें बता रहे हैं, आप यकीन करिए मेरे लिए तो लाजमी बात है कि नहीं है, आपके लिए भी नहीं होंगी, और उन किसानों के लिए सबसे बड़ी बात, उन किसानों के लिए बड़ी फ्रूटफुल बातें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक का कितना रोल होता है इस बात में कि जो किसानों के कर्जा जात होते हैं, इसका कितना रोल है, एक तो ये बताएं।
दूसरा ये बताइएगा कि कर्ज जो जैसे कि हर महकमे के लिए एक फ़ंड मुख्तस कर दिया जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस किसानों के लिए जो सब्सिडी होती है इसमें भी कोई फंड मुख्तस करती है और वो किस तरह इस्तेमाल होता है ये भी अच्छा देखें आपके इस सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो रिलेट करता है आपका स्टेट बैंक पे। अच्छा, कि स्टेट बैंक का क्या, देखें ये स्टेट बैंक जो है ना वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। स्टेट बैंक क्या करता है, क्योंकि बैंक हेजिटेट करते थे पहले, तो ये कल्चर था बैंक इग्नोर करते थे, बैंक देती नहीं थे इसको। वो कहते थे यार एक लाख रुपया 10 बंदों को देने से बेहतर है कि एक ही बंदे को आप 10 लाख रुपया दे दें, उसकी आपकी रिकवरी भी आसानी हो जाएगी, मॉनिटरिंग भी आसानी हो जाएगी। ठीक है। वो अब स्टेट बैंक ने फिर क्या किया, स्टेट बैंक ने अब मैंडेटरी टारगेट हर बैंक को दे दिए। अच्छा, हर बैंक को दिए। अच्छा जी। अच्छा, उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ एक सेक्टर में नहीं होते। एग्रीकल्चर में वो आपको मशीनरी के लिए अलहदा टारगेट है, खाद बीज के लिए अलहदा टारगेट है, ट्रैक्टर के लिए अलहदा टारगेट है। अच्छा, क्रॉप वाइज पे टारगेट दिए होते हैं कि वीट में आपने इतनी फाइनेंसिंग करनी है, मेज में इतनी करनी, कॉटन में इतनी, जो आपकी कैश क्रॉप है, राइस में इतनी करनी। और फिर क्या करता है स्टेट बैंक, उनकी मॉनिटरिंग करता है प्रॉपरली। अच्छा, हर 3 माह बाद तमाम बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो एग्री बिजनेस को डील कर रहे हैं उनको बुलाता है, उनको पूछता है कि जी आपने ये टारगेट था, आप इतना पीछे हैं, इतना अचीव किया, इतना आपको करना है। उससे क्या होता है, एक तो पूछ की इसका कल्चर परवान चढ़ता है, दूसरा फिर फार्मर के पास डाइवर्सिफिकेशन की तरह लोन जाता है। मसलन ऐसे नहीं होता कि आप सिर्फ डेयरी को ही दिए जाए, एक सेक्टर तो आपने डेवलप कर दिया लेकिन आपने मॉडर्नाइजेशन का, मशीनरी का, टेक्नोलॉजी का वो आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो स्टेट बैंक फिर आपकी रेटिंग जो है ना उसमें को डाउन कर देता है कि एक सेक्टर में तो उसने दिया लेकिन बाकी सेक्टर तो नहीं दिया। तो स्टेट बैंक जो है ना ये इसको करता है, मॉनिटरिंग करता है और फिर हर साल जो बैंक अचीव करता है, ज़्यादा फाइनेंसिंग करता है, उसको एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग का बेस्ट अवार्ड भी दिया जाता है, जो उसके लिए एक बड़ी ऑनर है कि किसी बैंक को अगर ये मिला है। तो एक तो स्टेट बैंक का ये रोल है, दूसरा स्टेट बैंक जो है ना फिर वो इसकी गाहे बगाहे ट्रेनिंग का भी तमाम करता रहता है। जी डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा था कि ये जो हमारे 117 हल्का एन 117 और 121 था पहले गालबन, ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब ये सिटिंग MNA भी हैं PTI की तरफ से, तो मैं बल्कि उनको भी एड्रेस करना चाहता हूं कि आपके हल्के में किसान बेचारे रुल रहे हैं, आपके हल्के में बेशुमार जो ज़राअत के दफ्तर हैं वो बंद पड़े हैं, वो तनख्वाहें ले रहे हैं। बल्कि आज हमने उनको विजिट किया तो वो कहते हैं जी कि हमने एड्रेस किया इनको भी, ब्रिगेडियर साहब को भी जो MNA है हमारे, तो वो कहते हैं ज़राअत वाले मेरी भी नहीं सुनते। देखें मतलब ये तकलीफ़ वाले दिल खराश मामलात हैं कि वो तनख्वाहें यहाँ से ले रहे हैं, कहीं और का काम करके वहीं से भी। मैं कहता हूँ इनको सख्त से सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए। हमारे ये जब ये सज़ा वाला कल्चर शुरू होगा ना डॉक्टर साहब, आप यकीन करें, कहा मैं ये कहता हूँ कि इस सारे अमर में आप में, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप भी यहाँ हैं, आपका भी सिलसिला चल रहा है, मेरा भी सिलसिला चल रहा है, ये जो मैं कहूँ MP MNA साहब का उनका भी चल रहा होगा और साहब इक़्तिदार लोग हैं उनका भी चल रहा होगा। यार किसानों का क्या कसूर है, वो कहाँ जाएं, क्या करें, वो खुदकुशियां ना करें तो क्या करें। मैं याद रखिएगा मेरी एक बात, जिस तेजी से आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, जिस तेजी से आप जमीनों को खत्म करके सोसाइटियां बना रहे हैं, आप यकीन कीजिएगा वो वक्त दूर नहीं जब नाश्ते में आपको 2 पराठों की बजाय 1 कैप्सूल सिर्फ खाना पड़ेगा। खुदा का नाम है, कोई होश के नाखून लें। डॉक्टर साहब आप इस पे क्या कहेंगे? राणा साहब बिल्कुल आपकी बात, देखें बात यह है जब कौमें उठती है ना जी, जो कौमें भी ऊपर गई हैं, सोसाइटी के तमाम सेगमेंट ने मिलके जोर लगाया तो कौमें ऊपर गई। बिल्कुल। एक गाड़ी चलती है तो उसमें अगर आप कहेंगे यार अगर उसकी क्लच प्लेटें खराब हैं, बाकी गाड़ी की हर चीज ठीक है, तो वो नहीं चलेगी। सर ये मैं कहता हूँ जो लोग एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने आपको भी हिम्मत दी, आप भी इस काफिले में शामिल हो गए। मैं कहता हूँ तमाम लोगों को जो खुदा का ये काम कर रहे हैं उनसे कहता हूँ खुदा का वास्ता ये ला करें, इसको खिदमत समझ के करें। अल्लाह पाक जो है वो रिज़्क तो देता है लेकिन किसानों के तवस्सुस से रिज़्क दे रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, जिसके तवस्सुस से हमें रिज़्क मिल रहा है, हमें उसकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। सर आप जितने मर्जी पैसे कमा लें, अल्टीमेटली फाइनली
एट ऑफ द एंड खाना ही खाना ना आपने, खाना तो खाना ही है ना। तो जब आप उन्हीं को जो आपके लिए पैदावार बना रहे हैं, पैदावार ला के यहाँ आपको बेच रहे हैं, जमा कर कर दे रहे हैं, आप उन्हीं को इग्नोर कर रहे हो, तो कौन करेगा? मुझे ये आपको करनी पड़े खेती बड़ी, कौन करेगा सर? राणा साहब पिछले 10 से 15 साल के एरिया में ये लाहौर की 2 लाख एकड़ फर्टाइल लैंड जरखेज जमीन जो है वो हाउसिंग सोसाइटियों की नज़र चली गई है। अब आप ये चलते जाएं, मैं कहता हूँ आप लाहौर से फैसलाबाद की तरफ जाएं, लाहौर से पिंडी की तरफ जाएं, लाहौर से कसूर की तरफ जाएं, आपको हाउसिंग सोसाइटियों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। आप पूरे लाहौर में आप चलें, केनाल पे आप चलते जाएं, आपको 3 मरला 5 मरला 7 मरला 10 मरले के प्लाट नजर आते हैं, कुछ भी नजर नहीं आता। नहीं डॉक्टर साहब, ये हमारी बात से चलती रहेगी। नाजरीन, हमारी बड़ी ज़बरदस्त इस पे फ्रूटफुल हमारी बातचीत चल रही है डॉक्टर साहब के साथ। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा। मैं छोटी सी एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आते हैं, फिर इंशाल्लाह इस डिस्कस को जारी रखेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारा सवाल जवाब का सिलसिला जो है डॉक्टर साहब के साथ चल रहा है और बड़े फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा जो अगला सवाल आपसे है कि इस किसी भी मुल्क में जो मौसमियाती तब्दीलियां तो होती ही हैं, मगर ज़राअत के हवाले से हमारे मुल्क में, पंजाब में स्पेशली जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, इनका कितना फर्क पड़ता है, कितना असर होता है फसलों पे और इसके नुकसान क्या होते हैं? राणा साहब, ये आपके सेगमेंट का सबसे अहम क्वेश्चन है। अच्छा जी। और ये मैं कहता हूँ इट इज़ द नीड ऑफ टाइम, ये वक्त की ज़रूरत है। ठीक है, इसको हमें अभी से टैकल करना पड़ेगा। देखें पिछले मतलब हम इनको मैनेज कर सकते हैं। राणा साहब, पिछले साल हमारी 4 क्रॉप मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इफेक्ट हुई हैं। अच्छा। जिसमें हमारी वीट है, गंदम है, ठीक है, हमारी कॉटन है, ठीक है, हमारी बारिया मकई है, और किसी हद तक राइस है। अच्छा जी। राणा साहब, हमारी आप देखें पिछली मरतबा हमारा स्प्रिंग सीजन आया ही नहीं, मौसम बाहर आया ही नहीं आई, बिल्कुल। हम सीधा जो है विंटर से, सर्दियों से गर्मियों की तरफ चले गए। हमारा जो दरमियान का सफर था वो है ही नहीं। ठीक है, उससे क्या हुआ कि हमारी गंदम की फी एकड़ पैदावार कम से कम 30 से 40% कम हुई। ठीक है, जिसने हाईएस्ट भी लिया ना वो भी 40 मन से आगे नहीं गया। अच्छा, 1 एकड़ में वैसे होती टोटल कितनी? एक एकड़ के अंदर वैसे 70 मन 60 मन होती, लेकिन आप एवरेज ले ना तो 50 मन 40 मन 45 मन इस तरह लोग ले लेते हैं, एवरेज में बात करता हूँ। ठीक है, लेकिन जो लोग अच्छे फार्मर हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो जनाब जिन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, तो वो 60 मन 70 मन जो है ना, 70 मन जो लोग कंपटीशन में जाते हैं, जीतते हैं, वो ले लेते हैं इसके अंदर। तो उस मौसमियाती तब्दीलियों से ये हमारी 4 फसलें मुतासर हुई। इसमें मैं ये कहता हूँ कि अपने साहिब इक़्तिदार से जो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत करें। ठीक है, इसको सिर्फ जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं सिर्फ इसको पेपर लिखने की हद तक ना लें। अच्छा। अपनी प्रमोशन की हद तक ना रखें इसको कौम के वसी तर मुफाद में कि हमारे फार्मर का फ़ायदा हो। डॉक्टर साहब, जो आप लोग रिसर्च करते हैं, हम इस पे भी आए ना, जो रिसर्च करते हैं, ये आपकी जो लैब हैं वो फुली इक्विप्ड हैं या वो भी बस ऐसे ही हैं? नहीं, वो जो है ना, दैट इज़ नॉट अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हमारी कोई भी ऐसी लैब अभी तक नहीं है जो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये जो PCSIR है, तो ये इस पे काम नहीं करती? PCSIR का रोल है, लेकिन वो एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, उसके मुताबिक नहीं है। देखें, आप गूगल पे जाकर ज़रा सर्च करें कि राइस का, वीट का, कॉटन का, वेजिटेबल का जो इंटरनेशनल रिसर्च स्टेशन है, एक भी पाकिस्तान में नहीं है जिसको UN ने रिकॉग्नाइज कर लिया हो कि जनाब ये इंडिया में है, फिलिपीन में है, बाकी दुनिया के अंदर है, नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। देखें, एक ज़रूरी मुल्क जिसकी 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ लिंक अप है, जो मुल्क की सारी बेसिक एक्सपोर्ट जो है ना वो तकरीबन घूमती, देखे टेक्सटाइल जो है वो भी तो कॉटन से ही आ रही है ना। ठीक है, सिट्रस है वो भी से, वो सारी की सारी कमो बेच घूम रही है आपकी एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द, और एग्रीकल्चर का कोई आप। डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह फिनांस में भी कर लिया, PhD भी कर ली एग्री में,
ये LLB बीच में करने का कहाँ से ख्याल? वो असल में वो हर बंदे का, मैं हमेशा कहता होता हूँ लोगों के कुछ DNA में शामिल होता है, तो मेरे भी DNA में ये शामिल था कि मैं कहता हूँ 2 चीज़ों को इंसान से दोस्ती रखनी चाहिए, है तो मुश्किल, एक किताब के साथ और दूसरा इंसान को अपनी वाक के लिए टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। जो इन 2 चीज़ों को टाइम दे देता ना, देखिए नमाज हम पढ़ते हैं वो तो हम पे फ़र्ज़ है, वो तो अल्लाह मियाँ ने हमारे पे लगा दी, वो तो हमने पढ़नी है ना। उसके अलावा मैं कहता हूँ आदमी 2 चीज़ों को टाइम दे, एक किताब से दोस्ती रखे और एक अपनी सेहत के लिए वाक करे, जितना वो पैदल चल सकता है वो, मैं कहता हूँ ये दोनों, जो बंदा ये दोनों कर लेता है ना वही कामयाब है। अच्छा सर, एक छोटा सा मैसेज साहब इक़्तिदार को, जो उनको, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दे दें सर, क्या करना चाहिए उनको? सर मेरा ये मैसेज है साहब इक़्तिदार के लिए कि जो फार्मर है, किसान है, इसकी केयर करें, ऐसे समझें ये आपके बच्चे हैं। सर जितना आप इस फार्मर का, इसकी केयर करेंगे, आपकी ज़राअत मजबूत होती चली जाएगी और मजबूत ज़राअत ही इस मुल्क के इस्तेकाम की ज़मान। बिल्कुल जी, आप मजबूत होंगे, किसान मजबूत, पाकिस्तान मजबूत, पंजाब मजबूत। नाजरीन आप यकीन करिए, डॉक्टर साहब से जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो हम ले तो नहीं सके, चूँकि टाइम की ज़रा थोड़ी कमी है, शॉर्टेज है। तो डॉक्टर साहब आपसे फिर एक सेशन में करना चाहूँगा इंशाअल्लाह ताला। कुछ और भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनको भी बुलाएंगे, एक बड़ा लंबा चौड़ा हेल्दी किस्म का एक और प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन चूँकि वक्त की कमी है तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे दोस्त हैं इजाज़ डोगर साहब, सईद मुग़ल साहब, जिन्होंने हमें सपोर्ट तो किया ही किया, स्पेशली इस प्रोग्राम पे कि हमें किसानों के लिए प्रोग्राम करना चाहिए, इनकी आवाज़ बनना चाहिए। आपके किसान मजबूत, पंजाब मजबूत, पाकिस्तान मजबूत। डॉक्टर साहब आपसे मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे किसानों के लिए, मेरे मोहतरम किसान भाइयों के लिए, ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं और मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है उनके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। डॉक्टर साहब आपके बाद हम जा रहे हैं किसानों के पास, अपने किसान भाइयों के तक, आपका उन तक मैसेज भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि जो आपने बैंकिंग सेक्टर की बात की है ये उनके लिए बड़ी खुशी की लहर होगी कि उनके तो बड़े मसाइल हैं, वो तो बेचारे डरते हैं बैंक की चौखट पे आने के लिए। और स्पेशली डॉक्टर साहब एक और बात अगले प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे कि जब आप और हम यूं कह लें बचपन के दिन थे तो महकमा ज़राअत वाले गाँव की सड़कों पे, साइडों पे, दीवारों पे लिखा करते थे कि किसान भाइयों ये वक्त चल रहा है, इस पे ये ज़राअत करो, ये बिजाई करो, इस पे ये दवाई इस्तेमाल करो, ये करो। तो ये आपके बड़े मैसेज सर, और आपका बहुत शुक्रिया। तो अब हम नाज़रीन, अब हम आप अपने किसान भाइयों के साथ जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं ताकि डॉक्टर साहब के जो मैसेज हैं इस हमारी डिस्कशन में, जो इतनी फ्रूटफुल डिस्कशन रही है, इनका फ़ायदा उनको भी पहुँचे। हम बेसिकली यहाँ इसलिए हाज़िर भी हुए हैं कि अपने किसानों भाइयों से पूछें कि इनके साथ क्या मसाइल क्या हैं, ये कौन कौन सी फसल की बिजाई करते हैं और ये किन मुश्किलात से इनको गुज़रना पड़ता है। देखें, किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में अहम जुज़व होते हैं किसान, और किसानों को नज़रअंदाज किया जाता है। आप हमेशा देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ आपके पंजाब में, पाकिस्तान में जगहों पे ये मुजाहरे करते नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम करने का मकसद मेरा ये भी है कि इनको इन मसाइल से, जिन मसाइल से ये दो चार हैं, यहाँ से निकालें। इसके साथ साथ ये भी है कि अपने जो हमारे ऐवानों में बैठे साहिब इक़्तिदार हैं, इनकी आवाज़ उन तक भी पहुँचाएँ। आप देखें किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि किसान अहम तरीन हिस्सा होते हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी करते हैं, तो इन्हीं के बलबूते पे ये जो आप खाना खाते हैं, चाहे कोई भी चीज़ इस्तेमाल खाने वाली करते हैं, तो उनमें इन्हीं की मेहनत से जो बनाई हुई चीज़ें हैं, जो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त इनको अता करता है, इनकी मेहनत, तो वो उसी के मरून मिन्नत है।
तो मैं अपने किसान भाइयों से आज पूछूंगा, चूँकि आप इस प्रोग्राम की वसादत से आप हो सकते हैं आप देखने वाले कोई किसान हो या कोई ऐसे लोग देख रहे हों जिनकी ज़मीनें हैं, ताकि हम लोग ये मामलात आप तक पहुंचाएं और आपकी आवाज़ जो है जी उन अवानों तक भी पहुंचाएं। तो कारी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप मुझे बताइएगा कि आप इस गांव का नाम क्या, पहले तो ये बताएं। इस गांव का नाम करौल है। करौल, अच्छा। करौल गांव में इस ज़राई रकबा तकरीबन कितना है इस गांव को लगता है जी? काट तो काट होगा, काट तो काट एकड़ तकरीबन 100 को एकड़ है। 100 एकड़, देखे ना जी, 100 एकड़ एक बड़ा रकबा होता जी। अच्छा, उसके बाद हमें ये बताएं कि इस गांव में आप कब से रह रहे हैं? शुरू से इसी गांव से, मतलब 1947 पार्टीशन के बाद आपके बड़े जो यहाँ यही के रहायशी हैं जी। आप बस ये बताएं कि यहाँ पे जब आप बिजाई से लेके कटाई तक जी आप किस किस मरहले से गुजरते हैं, एक तो ये बताएं। दूसरा आपने ये बताना है कि जब आप कटाई करते हैं किसी भी फसल की, तो फिर आपको मंडी तक, गल्ला मंडी तक ले जाने में किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? बहुत मुश्किलात होती है। पहले नंबर पर बिजाई करी हमको खाद नहीं मिलता। ठीक है, खाद का मसला आपका। वो ये 20 हो गया तो वो 3200 ही कर देते हैं, तो मिलती वो भी नहीं। अच्छा चाचा जी, आप बताएं, नाम क्या आपका? मेरा नाम रहमत अली। रहमत अली साहब, आप भी लाजमी बात है किसान हैं, यहाँ के इस गांव के रहने वाले हैं। आप कब से इस गांव में रह रहे हैं? आप ऐसे जम्मू पहुँचे? अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, मैं वही बातें जो दूसरे किसानों से की हैं, आपसे भी मेरी उसी तरह का मिलते जुलते सवाल हैं सारे, चूँकि मसले जो एक हैं। अच्छा, मेरा है आपसे सरकार के, गवर्नमेंट के हवाले से सवाल। आप लोगों ने कभी ऐसा, जैसे आप एहतजाज करने सारे मिल के एहतजाज, तब भी तो आप इकट्ठे होते ही हैं ना? हाँ जी। इन मौक़ों पे क्यों नहीं आप इकट्ठे होते? जब आप एहतजाज करने लाहौर पहुंच जाते हैं, जब आप एहतजाज करने वज़ीर आला दफ्तर के बाहर पहुंच जाते हैं, इन मौक़ों पे क्यों इकट्ठे नहीं होते? जब आपको खाद नहीं मिलती, आपको बीज नहीं मिलता, आपको गल्ला मंडी के अंदर जो मसाइल होते हैं, तो आप तब क्यों नहीं गवर्नमेंट के पास पहुंचते कि जनाब ये हमारे मसाइल हैं, ये हमारे मसाइल सुने जाएं? आप लोगों ने कभी इस पे देखे ना, अजारादारी की बात नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि आप जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो फिर जो मामलात हैं वो आपके सुने भी जाते हैं। इसमें कोई ऐसी दुराही बात नहीं है कि जब आप एक होते हैं, जब आप जमा होते हैं, जब आप सारे मिल के बिजाई करते हैं, काश्तकारी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो वो तब फिर आप लोगों के मसाइल भी एक जैसे होते हैं। और फिर लाजमी बात है, जब भाई एक आवाज़ बन के आप बात करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो पहुँच भी जाती है। ठीक, आप इस पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ, पंजाब में स्पेशली, जैसे हम हाज़िर हुए हैं आपके पास, हमें यहाँ से बहुत सारी शिकायत थी आपके गांव से, जिसमें कारी साहब हमारे अव्वल साफ में हैं। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमारा तो ध्यान कराया, उसके साथ साथ हमें इस चीज़ पे मुतरफ़ कराया कि आप ये प्रोग्राम करें। तो प्रोग्राम करने का मकसद भी मेरा यही था कि आप लोगों के मसाइल सुने जाएँ, ईमानों तक पहुँचाए जाएँ, उन लोगों तक पहुँचाए जाएँ जो साहिब इक़्तिदार हैं। तो मेरा ये है कि आप ये बताएं कि गल्ला मंडी वाले जो हैं, स्पेशली मैं बार बार वही एक बात करता हूँ, चूँकि आप जब सारी मेहनत करके जब फल की बारी आती है तब आपको मायूसी होती है। आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? असं जनाब जाने उत्थे मुंजी गल्ला मंडी लै जाने, उन्हें आड़त भी रखनी है, पेड़ भी रखना है, उन्हें सानू पेमेंट दे देनी, दूजे दिन तीजे दिन अं लै घर आ जाने, थोड़े दिन बादे दिन जो रेट लगना देने, अपना ना कट लेना सूद। हाँ जी, जे किसी ने मूंजी अपना लई दवाई खाद, उन्हें सूद कट लेना, तो जिन्हें नहीं लई उन्हें अपनी कमीशन भी कटनी है, पेड़ भी रखना है। ठीक है, जेड़ा बिल बनता बंदे का, किसी का 20 बनया, किसी का 50 बनया। अगर आपको 50,000 रुपए की आपकी कोई चीज़ बनती है, हाँ जी, उनके रेट के मुताबिक, तो आपको वापस कितने पैसे देते हैं वो? असी वापस देंगे ही नहीं। हाँ जी, मैं गल्ले मंडी की बात कर रहा हूँ। आप गल्ला मंडी में जब आड़ती को बेच के आते हैं जाके, हाँ जी, तो फिर आपको वो कितने 50,000 की अगर आपने मूंजी बेच ली, गंदम बेच ली, कोई फसल बेच दी, तो वापसी पे आपको क्या क्या काट के वो कटौती कितनी करके फिर आपको वो 30-35,000 वापस करेंगे आपको? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आपका क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल कंबो।
अच्छा, बिलाल कंबो भाई। अच्छा बिलाल भाई, आप भी ऑफ कोर्स इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी। अच्छा, आप भी खेती बाड़ी करते हैं? जी जी सर। अच्छा, वेरी गुड। आप तो मुझे माशाल्लाह पढ़े लिखे लगते हैं। लगता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा चलो माशाल्लाह। नहीं जी, किसानों का मतलब ये नहीं है कि अनपढ़ होना। जी जी। किसानों का मैं बल्कि किसान मेरे दोस्त पहले बात कर रहा था मैं कि किसानों के बच्चे हैं, हम भी किसानों के बच्चे हैं। किसानों के बच्चे पढ़ के जब अफसराने बाला बनते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को सिर्फ ज़मीनों की हद तक ना रखें, अपने बच्चों को आला तालीम के लिए जहाँ जहाँ तक जा सकते हैं ज़रूर जाएं। अब वो वक्त नहीं है कि आप यहीं से अगर किसी के को 20-25 एकड़ ज़मीन है तो अब चूँकि महंगाई के जो आलम है तो इससे गुजारा भी मुश्किल है। अब तो मैं समझता हूँ कि हर बल्कि ना भी इस हो तो फिर भी बहुत मुश्किल है। हाँ, बल्कि ये कि हर बच्चे को तालीम, हर बच्चे का हक है। तो अगर आपने खेती बाड़ी भी करनी है तो बच्चे को फिर भी तालीम दिलाएं। तालीम तो लाजमी है ना। हाँ। जाना। अच्छा, दूसरा अब ये मैंने पूछना है कि आप जो दवाइयाँ लेते हैं, आप जब फसल की आप खेती बाड़ी कर लेते हैं, बिजाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आप दवाइयाँ लेने जाते हैं, तो दवाइयों का मुझे बताएं कि वो क्या सिलसिला है, किस तरह मिलती हैं, किस रेट पे मिलती हैं, उसका क्या माजरा है? पहली तो बात ये है ना कि पाकिस्तान की तरक्की में सबसे ज़्यादा ना जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिसे इस हुकूमत ने जो ये है, इससे पहले है, इन्होंने कुछ नहीं किया किसानों के लिए। अच्छा, मतलब ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, खाली दावे करना या ये कोई बात नहीं है। ठीक है। हर चीज़ पे सब्सिडी दी गई है। किसको दी गई है? क्या किसान को सब्सिडी मुहैया की गई है? ठीक है। किसी को नहीं की गई। अच्छा, ये फिर सब्सिडी जो दी गई है किधर जाती है? ये किधर जाती है? ये जो डीलर हजरात हैं उनके पास जाती है। अच्छा, ठीक है। हमें तो आप भी खाद 2900-3000 की मिल रही है। अच्छा। सरकारी रेट जो है वो 2250 है। अच्छा, 2250 सरकारी रेट है और आप लोगों को 2900 रुपए की मिल रही है। ये कितने किलो का एक थैला होता है जी? 50 ग्राम। 50 किलो का। अच्छा, ये तो बड़ी जाती है। तो बड़ी जाती है। पहली तो बात ये है कि किसान की कोई नहीं सुनता, कोई महकमा भी नहीं सुनता। ठीक है। तो पाकिस्तान की तरक्की में सबसे ज्यादा किरदार किसान का है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर किसान नहीं कमाएगा, किसान नहीं अपनी ज़राअत करेगा तो पाकिस्तान भूखा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान के साथ जो दूसरे मुल्क है जहाँ हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो भी, उनको भी बहुत नुकसान पहुँचेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए किसान की कोई भी नहीं सुन रहा। अच्छा, मैं दवाइयों से के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि जो दवाइयाँ इन फसलों में डाली जाती हैं, चाहे वो खाद है, चाहे वो जहर है, चाहे वो कोई भी दवाई किसी भी फसल के लिए इस्तेमाल होती है, तो जो हमें पता लगा था कि ये भी एक माफिया है कि एक चीज़ 500 रुपए की है तो वो आपको 500 की बजाय 1000 रुपए की बेचते हैं। जी जी। तो इसके लिए आप सरकार ने जो एक मैकेनिज़्म बनाया कि आप बैंक से रब्ता करें, जितने पैसे आप यहाँ पे प्राइवेट लोगों को दे देते हैं उनसे कम पैसों में बैंक वाले आपको उसी जितना वो 3 महीने का, चाहे वो दुरानिया हो या 6 महीने का दुरानिया हो, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अपने हमने जो आपको सहूलत दी आप हमारे बैंक से पैसे लें, जितने आप पैसे देते हैं प्राइवेट जो एजेंट हैं उनको, उनसे कम पैसों में हम आपको पैसे देते हैं, तो उनसे क्यों नहीं लेते आप लोग? जी सर, बात यह है कि किसान को इतना टाइम नहीं मिलता बैंक में जाने का। ठीक है, ठीक है। इतना टाइम ही नहीं होता किसान को कि चक्कर लगाने का बैंक में। ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी का दिल करता है जाने का, कर्ज लेने का, तो उसे इतनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है कि हद से ज्यादा। अच्छा, ठीक है। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि कर्जा जो कर्जे वाला सिलसिला है, जी जी, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है किसान के लिए, सबसे ज्यादा मुश्किल है। अच्छा। और ये भी साथ है कि अगर किसान ने कर्जा लेना 50,000 तो उसके लिए उसकी जो इन्वायरमेंट है, जो चीज़ें मांगता है बैंक, वो 1.5 करोड़ की मांगता है। अच्छा, कर्जा उसने लेना 50,000। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कर्जा अगर हमने लेना है 50,000 तो वो 10 लाख रुपए की आपकी चीजें जो है वो चाहे जमीन है चाहे घर है, उसके डॉक्यूमेंट 10 लाख के मांग रहा है, ये तो ज्यादती है ना। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो इनको अगर कोई लाख रुपया चाहिए या 2 लाख रुपया चाहिए तो उसके बदले ये 10-20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट मांग रहा है। अच्छा, अगर आपसे ये कर लिया जाए, चूंकि ये प्रोग्राम करने का मकसद है आसानियाँ पैदा करना, एक तो आपकी आवाज़ है उन ऐवानों तक पहुँचाना
जहाँ तक नहीं पहुँचती। दूसरा है आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा की जाएं आपको ये फसलें लगाने के लिए। फसलें काट कर गल्ला मंडी तक जब आपको असल फल मिलना होता है, वहाँ आपको जो रेट दिए जाएं वो सरकार आपसे तावन करे। यही है ना जी? जी। हाँ, तो सर मेरी बात सुने। जी प्लीज। जब गंदम पिछले साल कटाई हुई थी तो रेट था 2250 रुपए किस गंदम का? गंदम का। अच्छा ठीक है। पर मन ठीक है। अब रेट है 3400 रुपए। ठीक है। वो किसान को क्यों नहीं फायदा मिला, इन डीलरों को क्यों फायदा मिला? हाँ ठीक है। 6 मंथ और 1 साल किसान मेहनत करता है, बिल्कुल, लेकिन फायदा डीलर रात उठाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि डायरेक्ट जो गवर्नमेंट है आप लोगों से परचेज करे? डायरेक्ट गवर्नमेंट परचेज करे, और जो रेट से हमसे मिलती है इनको गवर्नमेंट को, वो ही रेट से आम लोगों तक पहुंचाए, किसान तक। अच्छा, नहीं तो फिर कोई देखिए उन्होंने तो तरीका बनाया हुआ है। उन्होंने तो सरकारी जो हर तहसील में, हर छोटी तहसील लेवल पे, बल्कि हर टाउन लेवल पे कर दिया गया है कि वहाँ सरकार के अपने लोग मौजूद होते हैं। गल्ला मंडी में लोग मौजूद होते हैं जो कि इसकी डायरेक्ट वो आपको बल्कि खाली थैले भी देते हैं कि आप इनमें भर के ले आएं और हम आपसे ये डायरेक्ट जो है ना इसको परचेज करेंगे। तो वो नहीं कर रहे जी करते हैं बहुत कम। अच्छा ठीक है। मेरा कहने का मकसद तो ये है ना, अगर हम मोटी सी बात कर लें कि कितने मन यहाँ से इस दफ़ा गंदम जो है आप लोगों ने इस 100-150 एकड़ से सेल की, अंदाजा एक तकरीबन 1 एकड़ की ना, हाँ 50 के लगभग औसत आती है। 50 मन के लगभग गंदम होती है। अच्छा, इसका मतलब ये तो माशाल्लाह कोई ढेर पहुंच जाती है। अच्छा, उसके मुताबिक ये फिर सरकार आपसे वो सारी जो है ना वो खरीदती नहीं है? सरकार नहीं खरीदती, ये जो आपका एजेंट माफिया खरीदता है। रेट सरकार पे खरीदता है जी, और आगे मर्जी अपनी करता है। ठीक हो गया। अच्छा, नहीं जी बिल्कुल ये बात ठीक है कि ये भी इनके साथ ज़्यादती है कि जो सरकार को भी चाहिए, जिन एजेंट्स को, जिन अपने मुलाजमीन को उन्होंने हायर किया हुआ है, गल्ला मंडियों के अंदर तानियात किया हुआ है कि ये किसानों से ये चीज़ें ख़रीदें, फसलें ख़रीदें, तो वो भी यहाँ तक इनकी जो शिकायत हैं वो भी कुछ इस तरह की हैं कि जी हमें बहुत कम थैले दिए जाते हैं और वो थैले दे दिए जाते हैं जो गल्ला मंडी वाले हैं उनको। अच्छा अच्छा, हमें तो ना होने के बराबर देखा जाता है। ठीक हो गया। तो ले जी नाजरीन, एक यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो इंशाअल्लाह ताला आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर ये सवाल जवाब का सिलसिला जो है ये जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तबादला ख्याल और हम बात कर रहे थे अपने किसान भाइयों से जो इनके मसाइल हैं उन पे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम क्या जी आपका? मोहम्मद जमील। जमील भाई, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, इस गांव की के साथ जो मामलात हैं, जो किसानों के मामलात हैं, हमारा मकसद है पूरे पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे हम जो प्रोग्राम करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि किसानों की आवाज़ जो है ना जी उन साहब इक़्तिदार लोगों तक पहुंचाई जाए जिनसे आपको शिकायत हैं जी। अच्छा, आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको किसानों को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है इस वक्त? सबसे पहले मुश्किल है जो जिमीदार मूंजी लांदा है ना जी, साढ़े इलाके ये नारी पानी नहीं होता। अच्छा, पानी का मसला है? पानी का मसला है। ठीक हो गया। ते पानी का मसला हल होएगा तो मूंजी लगेगी। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल मूंजी लगेगी ते गरीब भी चौल खान दे ते अमीर भी खान दे। ठीक हो गया। तो जो पानी ना मिले तो टूला ते महंगा तेल लैके किन्नी को मूंजी लान? बिल्कुल ठीक, नहीं पूरी हो सकती। अच्छा, पहला आपका पानी का मसला आ गया, इसके अलावा नहर भी है वे। अच्छा है, टाइम ना पानी नहीं छाड़ दे, सिर्फ आप लोगों को मिलता नहीं है, मतलब ये आ गया डिपार्टमेंट इरिगेशन वालों का। पानी नहर टाइम ना नहीं आंदा। बिल्कुल, जो नहरी मामला हैं, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये उनका मामला पानी आएगा तो जिम्मेदार खुशहाल। यहाँ से आपके गांव से कितनी दूर से नहर गुजर रही है? नहर इत्थे हैगी है 5 एकड़ दूर है। और आप यूं कह लें कि वो दिए अंधेरे वाली बात है कि नहर पास से गुजर रही है, सिर्फ 5 एकड़ दूर है, और इस गाँव की जो मजमुई जो ज़मीन है वो 100-150 एकड़ है, तो ये बड़ी ज़्यादती है जी। अच्छा, इसके अलावा क्या आपके मामला? इसके अलावा जो खाल है अपना खूह का जी, वो पिंड दे विचों लंघदा है, वो बंद हो गया है।
अच्छा, बंद क्यों हुआ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। तो ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਖਾਲ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਪਾਣੀ मिलेगा तो खुशहाली होएगी। ये पानी ना मिले खुशहाली से कितों आएगी? अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपका मसला है ये है सरकार का डिपार्टमेंट है जो देखता है जो नहरी पानी होते हैं उनको, उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। नहर च पानी पता क्यों छाड़ते हैं? हाड़ च मूंजी लगती है ना जी, इन्ना और महीना लेट करना है। अच्छा, ये पहले वक्तां जो सीधे साधे जिमींदार सा अनपढ़ सा उदों विसाख च आ जाती नहर, हुण जेठ च भी नहीं होंदी, हाड़ से जाके सौन च घालते हैं। सेक्रेटरी इरिगेशन साहब, आप किसानों के मसाइल सुने, इनके हाल पे को रहम करें। ये बड़ी ज़रूरी बात है, ये बड़ी अहम तरीन बात है कि आपके जो इस एरिया में डिप्यूट किए हुए लोग हैं, चाहे वो तहसीलदार हैं, चाहे वो पटवारियों की ज़िम्मेदारी है, जिनकी भी ज़िम्मेदारी है, प्लीज़ आप रहम करें। आप भी इसी पंजाब के रहने वाले हैं, इसी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अच्छा, और क्या आपके इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट ये तो हो गया, इसके अलावा आपके कोई रेवेन्यू के हवाले से भी मसाइल हैं जी? इसके अलावा जो ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇਲ ਇਹਨਾਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਧੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਧੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਉਵੇਂ 2400 ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋੜ ਹੁਣ 3200 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। बिल्कुल ठीक। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਏਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। बिल्कुल ठीक है। ਇਹਨਾਂ को मूंजी भी खरीद ली, कणक भी खरीद ली, खाद नहीं ना दे रहा है। अच्छा, यहाँ मुझे बताएं कि आपके गांव से कितने किसान दिल बर्दाश्ता हो के, मायूस हो के, जो ज़राअत को छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के यहाँ से गाँव से शहर चले गए? इत्थों घट तो घट 90% चले गए ने, 10% है ने। अल्लाह, 90% क्यों चले गए? इत्थों जा इस तंगियां तो चले गए ने, सहूलतां नहीं है। सहूलतें नहीं है। अच्छा, ठीक। सब तो वड्डी अपना मुश्किल इत्थे वे जे किसी दे अपना विरासती इंतकाल है ना, वो कराने वास्ते मुसीबत बन जाती है। विरासत पता भी है मेरा वालद है, यह शनाख्ती कार्ड है, इन्हां दा खाता चलता है पिया। अच्छा, मतलब आपको पटवारियों से शिकायत? पटवारियों से, तहसीलदारों से, सब उत्थे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਰਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਕਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ हल करिए। आपका मतलब कि वो रिश्वत मांगते हैं। जो जैसे जो नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक है, पंजाब बैंक है, ये आप तक, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की है कि ये आपको जब खुद ऑफ़र करते हैं कि आप लोग, जैसे भाई ने भी बताया था कि हमें बहुत सारी मुश्किलात है, अगर इसमें आसानियाँ पैदा की जाएँ तो ये आप लोगों के लिए आसान नहीं है कि आप जो बाहर दे के सस्ती दवाई ख़रीद के, जी सस्ती वाली दवाई महंगे दामों ख़रीद के, और दवाई भी एक नंबर नहीं लेते तो उल्टा फसलों का नुकसान होता है। अगर इस पे सरकार आपका साथ दे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए? सरकार आर्डर कर देंदी है, जेड़े थल्ले नामला जी अफसरान वो बेईमान ने। अच्छा जी। असल ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਵੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। नाम क्या आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, आपको इस गांव में रहते हुए कितनी देर होगी? आपके बुजुर्गों को? हमारी सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजर गई है, हमारे बाप अजदाद से हम यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, आप इस गांव में जितनी भी फसल की बिजाई होती है, कटाई होती है, हम सारे किसानों से वही सारे रिपीट करके क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारा जो मकसद है इस प्रोग्राम करने का, या जो आप लोगों के जो सवालात हैं, जो आप लोगों के मसाइल हैं, वो उजागर हो जाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को, आप क्या समझते हैं कि इस गाँव या इस पंजाब को लेके कि किन मसाइल से दो चार हैं? किसान को यही है कि इनमें ज़्यादातर मेजोरिटी जो है वो कम पढ़े लिखे होते हैं जी, लेकिन फिर भी जो है ना, इनको कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को कि एहसान के साथ पे कर्जे दे, ताकि ये किसी से यहाँ आरती वगैरह जो होते हैं उनसे एडवांस ना लें, क्योंकि वो अगर लेते हैं तो वो महंगी शायद पे देते हैं। ये बड़ी अहम बात है। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर बाद में वो जब फसल देते हैं तो उनको कुछ बचता नहीं है। ठीक हो गया। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि आसान किसान के साथ में
उनको कर्जे दे ताकि वो अपने आसानी से जो है फसलों की देखभाल कर सके और अच्छे से फसल को काश्त करे। एक तो हो गया जी आपका कि आपका कहना है कि जो कर्जे हैं ये आसान अकसात में देने चाहिए गवर्नमेंट को, बिल्कुल, ताकि वो जो है वो ज़्यादा पैसों पे जो 2 नंबर दवाइयाँ हैं वो खरीद के फसलों में ना डालें, और ताकि इसकी जो फसल की जो कटाई है वो भी अच्छी हो। ठीक, और एक ये हो गया। दूसरा आपका ये जो मसाइल हैं, ये जो कमीशन एजेंट आड़ती जिनको बोलते हैं, ऐसा ही है, उनको कमीशन एजेंट बोलते हैं। तो जो आड़तियों के हाथों ये खवार होते हैं या जो उनके हाथों ब्लैकमेल होते हैं, तो आपका मतलब ये है कि उनके हाथों भी बचा जाएगा अगर सरकार जो आसान एक साथ में आपको ये मुहैया करे जो कर्जे हैं। इसके अलावा आपकी क्या डिमांड क्या है कि सरकार को कोई बताएं, कोई हम किसानों को ये मसाइल है और उसका ये हल है? दूसरा सबसे बड़ा मसला तो यही है ना कि पटवार सर्कल रेवेन्यू महकमे में, अच्छा जी, जबकि हाईकोर्ट ने ये जो प्राइवेट मुंशियन को बैन किया हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो आज भी आप जाके देख ले, वो फिर भी बैठे हुए हैं। अच्छा, पटवारी का पता ही नहीं होता। हाँ, ये तो वही बड़े पटवारी बने होते हैं। जबकि हाईकोर्ट ने इनको बैन किया हुआ है तकरीबन 1.5 साल से बैन किया हुआ है कि पटवारी कोई भी बंदा सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ कोई प्राइवेट बंदा मुंशी जिसको बोलते हैं वो नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी हिफाजत होती है। बिल्कुल, जिम्मेदारी का काम है। मतलब तो वो अपनी मर्जी से कोई भी किसी के डॉक्यूमेंट इधर उधर कर सकता है, इस वजह से उसको बंद कर दिया हुआ है। हाँ, बैन किया हुआ, लेकिन फिर भी वो आजकल चल ही रहा पूरे पंजाब में ही। जबकि नई ऑलरेडी पटवारी नई भर्ती हो चुकी है, ठीक है, तो वो 20 साल के ऊपर हो गया है। नई पटवारी लड़के पढ़े लिखे आगे हुए हैं, फिर भी उनको लैपटॉप वगैरह भी मिले, सहूलतें दी हैं, लेकिन वो जो प्राइवेट पुराना निज़ाम है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा। मतलब ज़राअत हम तो यही ज़राअत के हवाले से वही पुराना जो तरीका, रवायती तरीका वही इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो कोई भी गाइडलाइन हमें नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि गवर्नमेंट ने सहूलतें दी हैं, दफ्तर भी बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई मुलाजिम ही नहीं है काश्त की है। मतलब ये कि जब से हम लोग ये बजाई कटाई वाला काम कर रहे हैं किसान जो हैं, हाँ जी, किसी भी दाई में इनको कहीं पे भी जाके किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट की तरफ से कभी हौसला अफजाई नहीं की गई। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। शायद यही वजह है कि हुकूमत को अब गंदम भी एक्सपोर्ट करनी पड़ती है और मुख्तलिफ चीज़ें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है जो मंगाते हैं अपने हम मंगवाते हैं और उसमें ज़रे मुबादला खर्च करते हैं। अगर यही ज़रे मुबादला जो बाहर पर खर्च करते हैं, ये बड़ी बात तो है। वही अगर हम अपने किसानों को सहूलतें दें, ये बड़ी आपकी काम की बात है कि अगर गवर्नमेंट जो बाहर से इंपोर्ट करती है चीज़ें, उस पे जो खर्चा इनका आता है, जो ये सब्सिडी देते हैं या जो ज़रे तबादला के ऊपर ये पैसे खर्च डॉलरों में करते हैं, वही अगर आप अपने किसानों पे खर्च करें तो ये आपको इंशाअल्लाह ताला एक बहुत अच्छा रिस्पांस दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम हमने कोशिश की है कि जो किसानों के मसाइल हैं, जो इनकी जो मसाइल जितने हैं, जो चाहे वो सब्जियों के हैं, चाहे वो फलों के हैं, चाहे वो गंदम के हैं, चावल के हैं, कोई भी हैं, ज़राअत के हवाले से इनके मसाइल उन अवानों तक पहुँचाएँ जो साहब इक़्तिदार हैं। और जो मैं समझ पाया हूँ ये इस प्रोग्राम के दौरान, कि मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा था कि किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर अहम तरीन हिस्सा होता है ज़राअत का। किसान आपकी रीढ़ की हड्डी होते हैं, और अगर जिस तरह से ये मामलात अब चल रहे हैं कि ये किसान बेचारे अपनी ज़मीनें बेच के जहाँ पे सोसाइटियाँ बनी जा रहे हैं, जो आपका कटाई वाला, जो आपका ज़राअत वाला जो हिस्सा है वो बेच के ज़मीनों में जाई जा रहा है, तो ये ज़राअत के लिए क्या बचेगा? किसान कहाँ जाएंगे? आए दिन कहीं ना कहीं पता लगता है कहीं किसान ने कोई जगह बेच के या तो वो शहर चला गया या वो बेचारा अपनी मौत आप मर गया। तो मैं ये बड़ी दिल खराश बात है, ये बड़ी आप कह लें कि परेशानी वाली बात है कि जो हालात हैं ज़राअत के, और मैं इन सब की तरफ से इन सब के साथ मिल के दरख्वास्त करूँगा कि इनके हाल पे रहम करें। नाजरीन, इसके अलावा जो किसानों के साथ साथ हमारा एक ये जो सेगमेंट है, इसके साथ साथ हमारे जो नेशनल बैंक के जो एग्री हेड बिजनेस हैं, हम उनसे भी कुछ सेशन इसका करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो इन लोगों को सहूलत क्या दे रहे हैं। तो
मैं बिल्कुल इस प्रोग्राम के साथ साथ आपसे अब इजाज़त चाहूँगा और किसी अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ, नए लोगों के साथ, किसी इदारे के नए किसी हेड के साथ बैठ के प्रोग्राम करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि इज्तिमाई नहीं, इज्तिमाई तौर पे कोई प्रोग्राम आप चाहते हैं कि आपके यहाँ किया जाए जो हमारे पाकिस्तान पंजाब के मसाइल हैं उस पे, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, अपने उस इलाके की वीडियो और कुछ तस्वीर बना के हमें भेज सकते हैं, ताकि हम अपने इस मुआशरे की वो तस्वीर दिखा के उसको डिस्कस करके उसका हल ढूंढ सकें। अगले प्रोग्राम के लिए, अगले प्रोग्राम तक मैं आपका होस्ट प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।